महाराष्ट्र विधानसभा के 288 सीटों पर वोटिंग, भाजपा 149, कांग्रेस 101 और शिवसेना एनसीपी में असली नकली की परीक्षा। झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर वोटिंग, जेएमएम बोला सीआरपीएफ आदिवासियों को डरा रही, मरांडी का दावा, भाजपा जीतेगी 51 सीटें। यूपी की 9 सीटों पर मतदान जारी, 90 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे 34 से 36 लाख मतदाता। चुनावी रेस में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। मणिपुर हिंसा को लेकर 3 जिलों में कर्फ्यू में ढील, इंटरनेट बहाल। खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा, जल्द दखल दे, गृह मंत्रालय को आज रिपोर्ट भी सौंपेगा। प्रदूषण के कारण राजस्थान के स्कूलों में छुट्टी, बीकानेर, खैरथल और करौली में 300 के पार पहुंचा AQI। एमपी, यूपी समेत 7 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट, आगरा में 0 विजिबिलिटी। राजस्थान के सीकर में तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे महाराष्ट्र झारखंड में बड़ा इम्तिहान। झारखंड में साहबगंज जिले में 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और 3 विधानसभा क्षेत्रों के 1 बजे तक मतदान प्रतिशत जो कि आए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। राजमहल विधानसभा में 46.90% मतदान हुआ है। तो झारखंड से आपको ये बता रहे हैं। बोरियो एसटी विधानसभा क्षेत्र में यानी कि अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्र में 47.70% मतदान हुआ। बरहेट एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर 48.25% मतदान हुआ है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 56.5% मतदान हुआ। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में 49.47% तक की मतदान हुआ है। तो झारखंड को बता रहे हैं। बरहेट में विधानसभा क्षेत्र यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर भी मतदान प्रतिशत देखा जा रहा है। और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि राजमहल विधानसभा में 46% तक की मतदान संपन्न हुआ है। तो साहबगंज के जो क्षेत्र हैं कितना प्रतिशत तक की मतदान संपन्न हुआ है, इस बात की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग फिलहाल जारी है और इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान किया जा रहा है। और इन सीटों में जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि बरहेट में जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी के गमालियन हेब्रम के बीच मुकाबला है, वहीं गांडे से कल्पना सोरेन और भाजपा की मुनिया देवी के बीच भिड़ंत देखी जा रही है। राजमहल में ताला मरांडी जो कि बीजेपी से हैं और विजय हांसदा जो कि जेएमएम से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, वो मैदान में हैं। तो 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। उनमें से राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पौड़ियाहाट, गोड्डा, महगामा और रामगढ़ समेत मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ,
में ये देखा जा रहा है कि चुनाव हो रहा है विधानसभा का। गांडिया और गिरिडीह, डुमरी सहित गोमिया, बेरमो, बोकारो में भी हो रहा है मतदान। और इसी के साथ ही चंदनकारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद समेत झरिया, टुंडी में भी मतदान जारी है और प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो मतदाता हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में। बागमारा और सिल्ली के साथ ही खिजरी विधानसभा सीट भी शामिल है जहां पर चुनाव हो रहा है। तो खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां पर मतदान जारी है और अब चूंकि देखा जा रहा है महामुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच चल रहा है। वहीं झारखंड में दोपहर 1 बजे तक 47.92% तक की मतदान संपन्न हुआ। और हमारे साथ इंद्रजीत सिंह कालरा, जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका के न्यूज़ पर। सबसे पहले जानना चाहेंगे इंद्रजीत सिंह आपसे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में जो अगर बात करें टक्कर की, तो भारतीय जनता पार्टी और देखा जा रहा है कि जेएमएम के बीच चल रही है। क्या लगता है कि इस चुनाव में किसकी बारी अब की बार आने वाली है? सभी को हमारा मतदान के महापर्व पर झारखंड की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं, जोहार है। जो पहले चरण का चुनाव 43 सीटों पर हुआ, बीजेपी और उसके सहयोगी एनडीए को कहीं से भी एज नहीं मिली। पिछली जीती हुई सीटें भी जो है वो हार रहे हैं। अब ये दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव है। 38 सीटों में अधिकांश सीटें जो हमारी संथाल परगना से हैं, जहां हमारा ट्राइबल डोमिनेट करता है। उन सारी सीटों पर बीजेपी के पिछली दफा 2-3 सीटों पर जीते हुए विधायक भी हार रहे हैं। तो यहाँ जो फिजा है वो सिर्फ एक तरफ बह रही है, वो जेएमएम और गठबंधन के पार्टियों के पक्ष में पूरी तरह से चल रही है। बिल्कुल, देखा भी जा रहा है कि झारखंड में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। इसी के साथ ही साथ ये भी है खबर कि आज तक जो भी देखा गया कि अकेले में किसी की पार्टी ने भी अब तक अपना दमखम नहीं दिखाया है। हमारे साथ शैलेश जी भी हैं। शैलेश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार हो सकती है वहां पर झारखंड में? नमस्कार। ऐसा है कि पहले चरण के चुनाव में ऐसा बहुत सीटों पे देखने को मिला कि बीजेपी ने बढ़त ली है।
जिसमें कि हमारे कुल्हान के क्षेत्र को अगर देखते हैं तो कुल्हान के क्षेत्र में 3-4 सीट, जो एक भी सीट नहीं था बीजेपी के पास में, बीजेपी घटक दल के पास में भी नहीं था, बीजेपी के पास भी नहीं था, उस वहां पर देखा जा रहा है कि 3 से 4 सीटों पर वो बढ़त ले रही है। वैसे ही पलामू में भी कुछ सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बढ़त ली थी, जो कि इस बार पहले चरण के मतदान में भी वो बढ़त दिखाई दे रही थी कि बीजेपी उसमें बढ़त ले लेगी। परंतु आज जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है उसमें बीजेपी का पलड़ा बहुत ही हल्का नजर आ रहा है, और आने वाले दिनों में ये दिख रहा है कुछ एक सीटों पर कि ये फिर से पुरानी 2019 के चुनाव वाली स्थिति ही आ जाएगी। कमोबेश वही स्थिति नजर आ रही है, और सरकार बहुमत में दिख रहा है कि बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है और जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। परंतु क्या है कि आज का मतदान देखना होगा, और इसमें बहुत ही अच्छी बात रही कि बीजेपी के नेता ने हेमंत सोरेन को जेल में भेजकर वो उसने कुल्हाड़ी पे पैर नहीं मारा, उसने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया, ऐसी वाली बात हो गई है। क्योंकि कल्पना सोरेन एक बहुत ही तेज तर्रार नेता बनकर उभरी है, और तेज तर्रार नेता बन के उभरने से क्या हुआ है कि उनकी सभाओं में भीड़ देखी जा रही है। दूसरे पार्टी वाले लोग जो हैं वो भीड़ को लाने के लिए बसें भेजते हैं, गाड़ियां भेज रहे हैं, और बहुत सारे जिलों से एक जिले में भीड़ इकट्ठा करते हैं। मगर कल्पना सोरेन की सभा में ये देखने को मिला कि महिलाएं खुद से 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर तक पैदल चल के लाइन में आ रही हैं और सभाओं में भीड़ हो रही है, और भीड़ का ये जज्बा दिख रहा है कि वो मोदी की सभा के जैसे ही भीड़ नजर आ रही है। तो जो जेएमएम की कल्पना सोरेन है वो बहुत ही अच्छे नेता बनकर उभरी, जिसका लाभ आने वाले दिनों में जेएमएम को भी देखने के लिए मिलेगा और आने वाले सरकार में भी इसका लाभ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि 23 नवंबर को नतीजे क्या बताते हैं। फिलहाल आज क्या हो रहा है, कौन किसका रुझान किस ओर जा रहा है, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झारखंड पहुंचे थे, रोड शो किया, रैलियां की, तमाम बड़ी बातें कही, जिसमें से बटेंगे कटेंगे वाला नारा उनका काफी प्रचलित रहा। और इस बार उनका रुझान भी देखा गया, जनता का भी रुझान देखा गया। और क्या लगता है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, विजय चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, जिस तरह से झारखंड में देखा गया बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा पूरे देश में प्रचलित हो रहा है, और लेकिन झारखंड की बात करें, एक आदिवासी क्षेत्र भी माना जाता है झारखंड, तो ऐसे में क्या लग रहा है रुझान की अगर बात कर ले तो? भाजपा आदिवासी विधानसभाओं में पिछड़ी हुई थी, लेकिन अभी जैसा शैलेश सिंह जी ने अभी अपना विश्लेषण बताया कि फर्स्ट चरण के चुनाव में हमने बढ़त दिखाया है। बढ़त थोड़ी वो कम बता पाए। मैं आपको बता दूं कि 7-8 सीटों में हमारे कोल्हान क्षेत्र में बढ़त है, और हम 7-8 सीटें कोल्हान से निकालेंगे। दूसरी बात, आज का जो चुनाव है, अभी समय है, अभी मतदान हो रहा है, और जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है युवाओं की खास करके, और जिस तरह से झारखंड के युवाओं ने इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को खदेड़ा है गांवों से। अभी मैं शैलेश सिंह को बता देता हूं कि वो कल्पना जी की बात कह रहे थे कि बहुत उभर करके सेलिब्रिटी के रूप में आई है। ठीक है, आई होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं शैलेश सिंह साहब कि वो गिरिडीह के गांडे सीट से उम्मीदवार है, और वो चुनाव हार रही हैं, इसको आप नोट कर लें। उनके प्रचार के लिए पप्पू यादव जी बिहार से चल के आए थे, और महिलाओं ने पप्पू यादव जी को खदेड़ दिया। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। जब पप्पू यादव जी आशीर्वाद मांग रहे थे कल्पना सोरेन के लिए, तो महिलाओं ने कहा कि पप्पू यादव जी थोड़ा सा गाड़ी से उतर करके पहले चलिए इस रोड पे। यहाँ पे हमेशा से जेएमएम ही जीतता आया है, लेकिन स्थिति क्या है? तो इस तरह से पप्पू यादव को खदेड़ा गया, उनको बता दिया गया कि यहाँ की महिलाएं बीजेपी को वोट करेगी, कल्पना सोरेन या जेएमएम को वोट नहीं करेगी। तो जो तिलिस्म बताया जा रहा है शैलेश सिंह जी के द्वारा कल्पना सोरेन का भीड़ इकट्ठी करना दूसरी बात है। और मैं आपको बता दूं शैलेश सिंह साहब कि भीड़ इकट्ठी होती है, वो आप जो कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर चल करके महिलाएं पहुंच रही है, वो आजादी का जमाना चला गया। आप चूंकि ग्राउंड में नहीं है, मैं हूं गिरिडीह के ग्राउंड में, मुझे पता है कि कैसे पैसे दे करके महिलाओं को लाया जाता है।
ठीक है, और स्टारडम दिखाया जा रहा। मैं मानता हूं कि कल्पना सोरेन ही एक सहारा है अभी इंडी गठबंधन का, और दूसरा सहारा मैया योजना है। आप इनसे चाहे जो भी सवाल करो, आप घुसपैठ की बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो, आप उत्पाद सिपाही में युवाओं की प्राण जाने की बात करो, इनका एकमात्र जवाब रहेगा मैया। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एनडीए गठबंधन है उसकी स्पष्ट रूप से सरकार बन रही है, और हम 55+ सीटों से जीत करके आ रहे हैं। बस अब कुछ ही देर की बात है, 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। 23 तारीख को चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, ये तो सभी पूरा देश देखेगा। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि जिस तरह से बयान दिए जा रहे थे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन असल में अगर बात करें तो विपक्ष भी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन अब की बार जो देखा गया, जनता जिस तरह से रोड शो के जरिए अपना रुझान भी बता रही थी कि हम किस ओर हैं और कहां पर विकास असल में मिलेगा, ये जनता बता रही थी। खैर, एसएम अनवर हुसैन भी हमारे साथ हैं, जो कि आरजेडी प्रवक्ता हैं। सबसे पहले सर, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी आज को लेकर, क्योंकि आज झारखंड में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वोटर्स और काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। मतदान जो कि प्रतिशत वो भी दिखाया। नहीं, अगर आपने मुझे आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर इनवाइट किया है, देन आई एम द रॉन्ग पर्सन। मैं आरजेडी का प्रवक्ता इस वक्त नहीं हूं, बल्कि प्रैक्टिकली मैं पार्टी में नहीं हूं, टेक्निकली पार्टी के अंदर में मौजूद, इसलिए कि मैं पार्टी की बहुत सारी पॉलिसीज को एंडोर्स नहीं करता। तो इसलिए मुझे आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर न लिया जाए। अब आप तय करें किस हैसियत से मुझे लेंगे आप। ठीक है सर, आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जवाब दे दीजिए। क्या सवाल है आपका? सवाल दोहरा दें सर। मैं तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्योंकि इस बार जो कि देखा जा रहा है कि झारखंड में बढ़ चढ़कर जो वोटर्स हैं हिस्सा ले रहे हैं, बहुत उत्साह देखा जा रहा है इस बार। और वोटिंग प्रतिशत की अगर बात कर ले तो वोटिंग प्रतिशत में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी देखी जा रही है इस बार। देखिए, झारखंड में एक नई सियासी सूझबूझ या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के जो डायमेंशंस होते हैं, वो नए डायमेंशंस देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से समाज के मुख्तलिफ सेक्शंस के इश्यूज को उठाया है और वो लेके बढ़ रहे हैं आगे। और अच्छी बात इंडिया गठबंधन में ये देखने में आ रही है इस वक्त झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी, कि गठबंधन के तमाम पार्टनर्स ने राहुल गांधी को अपना फेस मान लिया है, लीडर मान लिया है। और राहुल गांधी जो इस वक्त सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी पेश कर रहे हैं, वो सबको अटैक कर रहा है और सबने उसको मान लिया है कि जो उनकी फिलॉसफी है। झारखंड में हमारे एक मित्र बोल रहे थे, हमारे मिसेस सोरेन के सिलसिले में, तो इन्होंने उनका बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन को और एनर्जाइज करने में। जो भीड़ हर जगह देखी जा रही है, यकीनन वो भीड़ नहीं है जो हमारे झारखंड, जो हमारे भाजपा के मित्र महाराष्ट्र में ला रहे हैं। 10,000 रुपए में एक वोट खरीदा जा रहा है, 5 करोड़ 100 करोड़ लेके इनके लीडर्स होटलों में बैठे हुए हैं और पैसे बांट रहे हैं। यकीनन वो सीन झारखंड में तो नहीं देखा गया है, कम से कम इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो ये देखने में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन का ग्राफ 2019 से भी बेहतर है इस बार इलेक्शंस में। इंटीरियर्स में जहां पर कभी भाजपा काफी इन्फ्लुएंशियल होती थी, वहां भाजपा का ग्राफ काफी गिरा है। अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, जो गर्बत का इशू है, वो भी भाजपा के पिछले वोटों पर डंड मार रहा है। इसलिए भाजपा तो कहीं से भी इस इलेक्शन में आगे निकलती हुई नजर नहीं आ रही। लीड यकीनन इंडिया गठबंधन को मिलेगा यहाँ। बिल्कुल सर, इस बात का जवाब हम विजय जी से जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं महाराष्ट्र झारखंड में एक बड़ा इम्तिहान है। इसके साथ ही साथ सवाल कई गंभीर हैं, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि झारखंड में सोरेन की वापसी होगी या बीजेपी को एक नया मौका मिलेगा। झारखंड में कौन बाजी मारेगा? हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एसएम अनवर हुसैन जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस बार पूरी सरकार बनाने वाली है और कांग्रेस के जो मुद्दे थे उन्होंने उसकी बात कही। लेकिन सवाल उठता है कि जो बीजेपी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, वो भी झारखंड में नजर आए थे, तमाम रोड शो करते नजर आए थे, एक एक दिन में 3-3 जनसभाएं भी कर रहे थे, प्रदेश के मुद्दे भी उठा रहे थे। तो विजय जी, क्या लगता है, जो दावेदारी की जा रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो कांग्रेस की सरकार बन रही है या बीजेपी फिर से बाजी मारने वाली है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको ये करेक्ट करने कहूंगा कि अनवर हुसैन साहब को राजनीतिक विश्लेषक नहीं बता रहे अपने को, वो आरजेडी के एक बैकग्राउंड से काम करने वाले कार्यकर्ता या पदाधिकारी बता रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। और जब आरजेडी से हैं तो उन्हें राहुल जी अच्छे लगेंगे, उनको लालू जी अच्छे लगेंगे, ये स्वाभाविक बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो ग्राउंड की बात है, बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है। इसलिए आ रही है कि सरकार ने इस इंडी गठबंधन का भानु का पिटारा जो था, जो इसको ठगबंधन हम लोग कहते हैं, इनकी आपस में भी नहीं बनती। ये जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी सर्वमान्य नेता हो गए हैं गठबंधन का, ऐसा कहीं नहीं है। ना इनको ममता चाहती है, ना इनको सपा चाहती है, और ना ही जम्मू कश्मीर में अभी आपने हाल देख ही लिया। जिस मुगालते में ये हैं, हरियाणा ने आईना दिखा दिया, लेकिन ये चूंकि मानेंगे नहीं, चूंकि पार्टी से रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि झारखंड की जनता 5 वर्षों तक पूरी तरह से इस राजा रानी की सरकार में त्रस्त रही है, बिल्कुल परेशान रही है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 400 वायदे किए थे और निश्चय पत्र लाया था, लेकिन 4 वायदों को भी इन्होंने पूरा नहीं किया। जब चुनाव सिरहने आके खड़ी हो गई, तब इन्होंने उत्पाद सिपाही की दौड़ लगवा दी, और उत्पाद सिपाही की दौड़ में 5 भी युवकों को नौकरी तो नहीं दिया, लेकिन 21 युवकों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। 21 युवकों के घरों के दिए बुझ गए। बहुत सारी महिलाएं जो इस युवक जो शादीशुदा थे, उसके मांग उजड़ गए। इस चीजों को लेकर के भारी आक्रोश है युवाओं में, खास करके इंडी गठबंधन के नेता जहां भी जाते हैं उसको खदेड़ा जा रहा है। मैंने अभी कल्पना सोरेन के बारे में बताया, चूंकि मेरे विधानसभा से बगल में ही उनका विधानसभा है गांटे, उनकी स्थिति बड़ी पतली है, और इसी वजह से हेमंत सरकार ने पैसे के जोर से जयराम महतो की पार्टी को बैठा दिया, वहां पे 2 और कैंडिडेट को बैठा दिया, चूंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं हमारी मोहतरमा जो राजा रानी जी है वो हार ना जाए। तो चारों ओर इस इंडी गठबंधन को लेकर के पूरे क्षेत्र में नफरत है। मतदाता इस बार बहुमत से एनडीए की सरकार चाह रही है, और भाजपा और एनडीए की सरकार यहाँ पे पूरी बहुमत से बन रही है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप नोट कर लें, 55 से प्लस सीटें हमारी एनडीए सरकार की आने वाली है। ठीक है सर, नतीजे बताएंगे कि किसकी सरकार बनेगी 23 तारीख को। आफ्ताब जमील हमारे साथ हैं, जो कि जेडीयू के नेता हैं। आफ्ताब जी, रुख देखा जा रहा है, क्योंकि जो जनता को रिझाने की बात थी वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जनसभाएं, रोड शो, तमाम तरह के वार पलटवार बयान, सब जगह सब चीज़ें देखी गई, लेकिन जो ये सारी जो प्रक्रियाएं चल रही थी वो सिर्फ मतदान के लिए चल रही थी कि किसी तरह से जनता को हम अपने पाले में कर ले। लेकिन अब आपको क्या लगता है, चूंकि अब कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा का जो समय है वो बीत चुका है मतदान का, रुख क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों को आपके चैनल में बुलाने के लिए मुझे आप लोगों ने मौका दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में जितने भी पैनल में हमारे साथी लोग हैं, उन सबों को मेरी शुभकामनाएं। मैम, ऐसा है मैम कि अगर आज जो स्थिति पैदा हुई है, ये एनडीए को बहुमत, प्रचंड बहुमत हम लोग मिलने जा रही है। यहाँ पर आप जो आज देख रही हैं, इससे पहले का चुनाव 13 तारीख का था। 13 तारीख के चुनाव में जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों का विश्लेषण आप लोगों को मिल ही गया होगा। वहां क्या स्थिति थी उसको भी आप लोगों ने देखा। लेकिन आज का जो स्थिति है वो बहुत ही जबरदस्त स्थिति है,
और ग्रामीण क्षेत्रों में समझिए कि पूरे क्षेत्र में भाजपा में एनडीए में हो गया है। आज स्थिति ये है कि जो इन लोगों ने प्रलोभन देने का काम किया था, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इन लोगों की कलई खुल गई और ये किसी को भी बुला लें, चाहे वो राहुल गांधी से लेकर के, सोनिया गांधी से लेकर के, प्रियंका गांधी से लेकर के, तेजस्वी और लालू यादव से लेकर के, तमाम लोगों को इन लोग बुला लें, उससे कुछ बिगड़ने नहीं जा रहा है। झारखंड की जनता इस 5 वर्षों में त्राहीमाम थी मैम, और ये जो झारखंड की जनता ने कसम खा रखा है, पानी पी पी करके ये जो लोग कोस रहे थे, आज इन लोगों को जनता ने आज दिखाने का काम किया है। आने वाले समय में 23 तारीख को हम लोगों की जो स्थिति होगी, ये आप लोगों के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी झारखंड में। इंद्रजीत सिंह, जिस तरह से एक सवाल मेरी तरफ से, जी बिल्कुल, भाजपा के प्रवक्ता से भी और जेडीयू के प्रवक्ता से भी, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है और आप समझते हैं कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक आक्रोश है पब्लिक में, और पब्लिक इनको इलेक्शन के दौरान रगेद रगेद के मार रही है, भगा रही है, तो आपको ये कटेंगे बटेंगे और कटेंगे का नारा देने की जरूरत पेश आ गई। अनवर साहब आपने अपनी परफॉर्मेंस क्यों नहीं बताई? सुन लीजिए दिल्ली में अपनी परफॉर्मेंस बताते, जहां जहां आपकी गवर्नमेंट वहां की परफॉर्मेंस बताते, आप अपनी परफॉर्मेंस पर वोट मांगते ना। सुन लीजिए, ये नफरत की सियासत पे वोट क्यों मांगा आपने झारखंड में आके? ये महाराष्ट्र में आप नफरत की सियासत पे वोट क्यों मांग रहे हैं? सुन लीजिए, जवाब सुन, आप ये कटेंगे और बटेंगे का अरे नारा में क्यों दे रहे हैं? ये आपकी वीकनेस बता रही है। देखिए, आपकी वीकनेस का सबसे बड़ा इजहार यही है कि आपको जरूरत पड़ गई है कि हिंदू समाज को नारा देने की, तो बटेंगे तो कटेंगे। हम लोगों ने सुन लिया है, हिंदुस्तान न कटने जा रहा है न बटने जा रहा है। तो बाहर के हिंदुस्तान सुन लीजिए, भाजपाइयों के बाप का नहीं है, नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं है, भाजपा पे भारत में। ऐसे में अनवर हुसैन जी, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या आप बोल रहे हैं, और टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। इंद्रजीत सिंह, आपसे जानना चाहूंगे कि जिस तरह से देखा जा रहा है, तो आपने भी तो वार पलटवार किया, आप भी तो जाके वहां पर वादे किए झारखंड में, बात को समझ चुका है। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, देख पा रहे हैं इस समय? और आदिवासी समाज आज वहां खड़ा है जो उनकी आवाज के साथ है। जवाब सुनेंगे अनवर साहब, जवाब सुन लिया मैंने आपको, वो जवाब सुन, आप कटेंगे ठीक है। आप सभी शांत रहिए, आप सबका एक्शन रिएक्शन जो भी है वो देख लिया। इंद्रजीत सिंह, आपसे सवाल है कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे की क्या जरूरत पड़ गई थी, अगर ऐसा ही स्थिति थी, ऐसे ही जनता का रुझान था बीजेपी की ओर, तो आपने भी तो ऐसे ही वादे किए, ऐसे ही तो बयान दिए, जिसकी वजह से जवाब दिया गया योगी आदित्यनाथ की ओर से। इंद्रजीत सिंह जी, आपका ताल्लुक किसी पार्टी से भी है, उससे हम लोगों को, मेरा सवाल इंद्रजीत सिंह से है, कृपया आप सभी शांत रहें। पार्टी एट दिस मोमेंट और इन दिस, पास डाटा नहीं ये है, विश्लेषक है, डाटा के बात कर रहे हैं। इनको बैठा लिया मैडम। इंद्रजीत सिंह, आपको आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जिस तरह के काम हम लोगों ने करके नहीं, दिखाया आप है, बोलिए, मैं ठीक सुन है। रहा हूं विजय आपको। चौरसिया हमारे साथ हैं, सड़क, आफ्ताब जी आप शांत रहिए अभी थोड़ी देर। झारखंड में नहीं है, इसलिए झारखंड में हम लोग सरकार बनाएंगे और यहाँ की जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, आप जनता बता देगी कि किसका रुझान किस ओर है। इंद्रजीत सिंह, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से ये आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे की क्या जरूरत पड़ गई थी, जब जनता पहले से ही बीजेपी को अपना सरकार मान रही है, ऐसा आपकी ओर से कहा जा रहा है, तो क्यों मेहनत कर रही है? तो ऐसे आक्षेप तो आपकी ओर से भी तो लगाए गए बीजेपी पर, जिसका पटाक्षेप योगी आदित्यनाथ ने किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए वंदना जी, मैं आपको बता दूं, ये इनका सिर्फ मुंह बोल रहा है, सारी भाषा ऊपर से तय करके भेजी जाती है कि नफरत की भाषा से आप लोग को कुछ नहीं बोलना है देश में, किसी भी राज्य में, और तो इनके पास कोई है ही नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, रोजगार, यहाँ तो इन सब चीजों पर तो बोलते नहीं है ये।
इनको वही बोलना है जो ऊपर से निर्देश है, इसलिए इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, ये इसी में खुश रहे। बट यहाँ तो हमारा झारखंड के लोग प्रकृति के प्रेमी हैं, ये शांति जीवन निभाते चले आ रहे हैं और यहाँ आपसी भाईचारा लगातार पिछले 100 सालों से कायम है। ये सिर्फ उसको छिन भिन करने के लिए, प्यार मोहब्बत से जो लोग रह रहे हैं उसके रिश्तों को तार तार करने के लिए ये पूरी तरह से उतरे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो इनके साथ सबसे बड़ी जो स्थिति पैदा हुई है, ये जो अपने स्थानीय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो यहाँ थे, ट्राइबल लीडर सब, ऊपर के नेताओं ने तो इन पर भी भरोसा नहीं किया, तो अब उन नेताओं पर यहाँ की स्थानीय जनता क्यों भरोसा करेगी? तो ऊपर से देश के पूरे नेता जो गैर आदिवासी हैं, जिनको आदिवासी अस्मिता का कोई ज्ञान नहीं है, आदिवासी की प्रकृति और उपासना का कोई ज्ञान नहीं है, वो यहाँ आके उनके पास नैरेटिव क्या है? ये बांग्लादेशी, ये घुसपैठिए, मरेंगे कटेंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन वो झारखंड में पूरी तरह फेल हो गया है। ये पूरी तरह से सेकंड जो अभी फेज चल रहा है 38 सीटों में 30 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, और पिछली पहले फेज की 43 सीटों में 30 से 32 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि इनके पास तो कुल मिला के इस फेज की भी अगर जीतने की बात करें तो 20-22 सीटों से ऊपर एनडीए गठबंधन को सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। ये हतोत्साहित हैं, कुछ भी बोल लें। बेवजह इन्होंने एक निर्दोष चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को बिना कारणों के 6 महीने जेल में बंद रखा। कोर्ट ने क्या न्याय दिया? इनको तो शर्म आनी चाहिए इस बात पर। ठीक है, इसका जवाब जान लेते हैं। विजय चौरसिया जी बीजेपी से हैं हमारे साथ। विजय जी, जवाब दे दीजिए इनको। आप इंद्रजीत साहब, आपके नेता को कोर्ट ने अंदर रखा, किसी भाजपा ने नहीं रखा, और वो अभी बेल पे हैं, केस खत्म नहीं हो गया, वो फिर अंदर जाएंगे। और सुन लीजिए, आपकी बात खत्म हो गई, अरे बोलने दीजिए, फिर अब बोल रहा है, अरे फिर बोल लिएगा ना, ऐसे तो अरे सुन तो लो भाई, सुनेंगे कि सिर्फ बोलना सिंह जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब सुनने की भी क्षमता रखें। हम लोग क्यूट कर जाते हैं भाई, आप बोलते रहेंगे। हम और आफ्ताब भाई क्यूट कर जाते हैं, आप दोनों बोलते रहिएगा, आप सुनेंगे नहीं। विजय जी, आप अपनी बात पूरी करिए। अनवर साहब का दोनों का ही हाल है, सुनना है नहीं। बोलूं जी, आप अपनी बात पूरी करिए, समय का थोड़ा सा अभाव है, तो थोड़ा सा सबसे पहले तो ये बता दूं मैडम कि कटेंगे बटेंगे का विश्लेषण इन लोगों के माथे में जो नफरत का बीज है ना, उस अनुसार ये लोग कर रहे हैं। कटेंगे बटेंगे किसी संप्रदाय को अलग करने के लिए जोगी जी ने नहीं कहा है, या भाजपा ने नहीं कहा है। कटेंगे बटेंगे का मतलब है कि पूरा देशवासी एक साथ रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, लेकिन इनके दिमाग में चूंकि वही चल। ठीक है, ये बड़ी बात है। कटेंगे बटेंगे वाला जो बयान दिया गया, उसका जो अर्थ का अनर्थ लगाया जा रहा है, उसको लेकर के विजय जी प्रतिक्रिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधा चलते हैं अयोध्या, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भव्य राजभोग, एक भव्य अनावरण का भी संपन्न हुआ है, और इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर आप सबके साथ मिलकर के सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए जगत गुरु रामानुज परंपरा से जुड़े हुए सुग्रीव किलाधीश पूज्य विश्वेश्वर कृपाचार्य जी महाराज और उनके सभी सहयोगियों को पहले हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। सुग्रीव किला की अपनी महत्ता है। हमें इस स्थान का जगतगुरु योगी देवराहा बाबा से रहा है, और यहाँ की पौराणिक महत्व भी हम सबको सर्वविदित है। ये मान्यता है कि जब यहाँ पर भगवान राम अपने वनवास के लिए जा रहे थे, तो यहाँ की व्यवस्था का दायित्व
उन्होंने भरत जी को सौंपा था। भगवान राम के आगमन के पूर्व जो भी यहाँ पे मणि और खजाना था, उन्होंने भवन बनाया। उसे देख करके भगवान राम अभिभूत थे और उसमें उन्होंने निवास के लिए सुग्रीव जी को ही वह भवन दिया था, और जिससे सुग्रीव किला के पूरा कि जब यहाँ पे मंच पर गुरु स्वामी अंडवन परमहंस स्वामी जी महाराज पर बोधन चल रहा था, या जगत गुरु स्वामी विश्वेश्वर अपने अभिभाषण को यहाँ पर रख रहे थे, तो मुझे लगता है कि उन्हें सुग्रीव जी की उनका आह्वान किया जाएगा। कि आप शांति से इस व्यवस्था का संचालन करके तो सभी के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर जब सुग्रीव किला में हम लोग इससे पहले आते थे, बहुत संकरा रास्ता था, बहुत संकरा रास्ता था, और अब तो प्रशस्त मार्ग बन गया है। मैं उसी बात की बधाई दे रहा था, एक दो ओर से आ गया, इसलिए अब तो उनको प्रसन्न और यहाँ आने में कोई बाधा भी नहीं होगी। सभी लोग प्रसन्न होकर के जो हम सबका संकल्प था, सनातन धर्मावलंबियों का संकल्प था, 100 वर्षों की गुलामी के प्रतीक अयोध्या समाप्त हो, रामलला विराजमान हो। मंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में क्या पाया है, पूज्य संतों का जो भाव था, अनेक परंपराएं थी जो केवल एक काज के लिए अपने पित की और राम काज के लिए, और वह संकल्प की पूर्ति होना ही जीवन का सबसे बड़ा ये अहोभाग्य है कि जिस कार्य के लिए पीढ़ियां समर्पित होकर के अपने रख दी, उस कार्य को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपूर्त रूप होते हुए उसको देख रहे हैं। अयोध्या एक भव्य रही है। आज की अयोध्या में न केवल और आध्यात्मिक वातावरण है, बल्कि अयोध्या अब दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अपने आप को स्थापित करने ये जो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये सनातन धर्म का एक स्वरूप भी है। सनातन धर्म की भावनाओं का मूर्त रूप भी है, और रक्षण करना, इसको सुरक्षित रखना, साल तक इसको बनाए रखना अयोध्या वासियों का दायित्व। आज यहाँ आश्रमों के भव्य स्वरूप हो रहे हैं। सुग्रीव किला के राज गोपुरम का भव्य उसी श्रृंखला का हिस्सा है। अभी हम लोग उसी मार्ग से ऊपर आए हैं इस आने के पहले, और मेरा ये आने वाले समय में अयोध्या के लिए और भी सब कुछ होगा। आप याद करिए, आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम विमान से अयोध्या आए होंगे। उसके बाद अयोध्या में यह लगभग ना के बराबर थी, और अब इंटरनेशनल बन गया। इंटरनेशनल यानी अभी तो
और आने वाले समय में दुनिया के तमाम देशों की निधि अयोध्या से वायुदेगी, उसका भी लाभ आपको। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे यूपी के उपचुनाव की। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।